नमस्ते दोस्तों, नॉवल स्टोरी मेंबर्स परिवार में आपका स्वागत है। क्या आप एक्शन, फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन आधारित नोवेल्स के प्रशंसक हैं? ये चैनल विशेष रूप से आपके लिए है। हम लंबी और लोकप्रिय नोवेल्स को सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारी खासियतें हिंदी में संपूर्ण व्याख्या, जटिल कहानियों को आसान भाषा में समझें। लंबे एपिसोड्स, 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे सीजन के वीडियो ताकि आप बिना रुके कहानी का मजा ले सकें। नियमित अपडेट, हर हफ्ते नई कहानियां और अध्यायों की श्रृंखला। नोवेल्स की अद्भुत दुनिया की यात्रा के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बने। कहानियों में खो जाएं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर स्वीकृत। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी सामग्री और कहानियां उनके संबंधित कॉपीराइट धारकों की हैं। हम किसी भी मूल काम पर स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। ये कंटेंट केवल मनोरंजन, कमेंट्री और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, जो कि कॉपीराइट कानून के तहत फेयर यूज की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी कॉपीराइट धारक को इस सामग्री पर कोई आपत्ति है, तो कृपया हमसे तुरंत संपर्क करें। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे। परम पति व्यवस्था और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली C71 भंडारण आकार। हालांकि उनके लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि आरोहण परीक्षण के बाद उन्होंने देखा कि उनके भंडारण स्थान का आकार काफी बढ़ गया था, जो उन्हें एक पागलपन भरे सिद्धांत की ओर ले गया। जब वे स्तर 10 पर पहुंचे तो उन्होंने पहले ही अपने भंडारण के आकार की जांच कर ली थी और कोई बदलाव नहीं देखा था। आरोहण परीक्षण पास करने और स्तर 20 तक पहुंचने के बाद ही परिवर्तन हुए। वाह, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या भंडारण का आकार वास्तव में बढ़ गया है? जब वे मिलिका के अधीन प्रशिक्षण ले रहे थे तो अरबेल ने अचानक ईदान से अपने वंश पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। यह सचमुच बड़ा हो गया। अरबेल की टिप्पणी के बाद तुरंत जगह की जांच करते हुए ईदान ने कहा। परीक्षण के बाद उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब वे मिलिका के घर पर थे तो उन्होंने शायद ही कभी भंडारण का उपयोग किया था। भंडारण स्थान में परिवर्तन के कारण या तो स्तर 20 तक पहुंचने या आरोहण परीक्षण पर काबू पाने से संबंधित हो सकते हैं। दंपति का रुझान दूसरे विकल्प की ओर था। उनका मानना था कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही वृद्धि प्रभावित हुई। पहले इनके भंडारण स्थान का आकार 4 गुना 4 मीटर था, लेकिन अब यह बढ़कर 6 गुना 6 मीटर हो गया है। अरे सिस्टम, क्या हो रहा है? इस तथ्य का एहसास होने पर दंपत्ति चिल्ला उठे। उन्होंने अपने भंडारण स्थान के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सिस्टम से संपर्क किया। जब उन्हें ये पुरस्कार के रूप में मिला तो उन्होंने विवरणों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्हें याद आया कि उस समय वे केवल इस सवाल में रुचि रखते थे कि अंगूठियों को खुद से कैसे बांधा जाए, जो अंतरिक्ष की कुंजी है। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ है कि यह स्थान असामान्य है और ऐसा लगता है कि यह उनके साथ विकसित हो सकता है। होस्ट, आपका स्वतंत्र भंडारण स्थान एक विकसित कलाकृति है। यह आपके साथ बढ़ेगा और विकसित होगा। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, स्थान का आकार भी बढ़ेगा। सिस्टम ने उनसे सच्चाई नहीं छिपाए और उनके अनुमान की पुष्टि की। भंडारण स्थान वास्तव में उनके समानांतर विकसित और विकसित होगा। उनका स्तर जितना ऊंचा होगा और वे जितनी अधिक आरोहण चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे, उनका स्थान उतना ही बड़ा हो जाएगा। मेजबान कलाकृतियों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में भंडारण केवल निर्जीव वस्तुओं को रखने में सक्षम है। शेष मापदंडों को बनाए रखते हुए इसका आकार बढ़ेगा। हालांकि जैसे जैसे गुणवत्ता में सुधार होगा, भंडारण नए कार्यों को प्राप्त कर लेगा, जिसमें जीवित प्राणियों को संग्रहित करने की क्षमता भी शामिल है। निस्संदेह, सिस्टम के इन शब्दों ने जोड़े को आश्चर्यचकित कर दिया। जब उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष विकसित हो सकता है, तो उनकी कल्पना शक्ति से भर गई और वे कल्पना करने लगे कि उनका स्थान वास्तव में बहुत बड़ा हो सकता है। वे सिस्टम से इसके बारे में पूछने से थोड़ा डर रहे थे, लेकिन किसने सोचा था कि सिस्टम उनकी कल्पनाओं की पुष्टि स्वयं कर देगा। उन्होंने जो कहानियां पढ़ी, उनमें से कुछ एमसी के पास अपने निजी स्थान थे जहां वे स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे, विभिन्न संसाधन विकसित कर सकते थे और जानवर रख सकते थे। कुछ लोगों के पास इन जगहों पर अपनी छोटी दुनिया और घर भी थे। और अब जब सिस्टम ने उनके सपनों की पुष्टि कर दी है, तो उनके पास भविष्य में कुछ ऐसा ही खोजने का अवसर है। अंतरिक्ष की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपको कुछ दुर्लभ संसाधनों और सिस्टम बिंदुओं की आवश्यकता है। बेशक, इसके लिए दुर्लभ सामग्री और सिस्टम के कुख्यात चश्मे प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिनमें से अफसोस जोड़े के पास बहुत कम थे। सिस्टम के ये शब्द उन्हें स्वर्ग से धरती पर वापस ले आए। हालांकि इसके बावजूद उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि उन्हें कुछ विशेष प्राप्त करने का अवसर मिला है।
धिक्कार है सिस्टम, आपको सिस्टम पॉइंट वाली सभी अच्छी चीजों के लिए भुगतान क्यों करना पड़ता है? परिणामों के बारे में सोचे बिना ईदान ने कसम खा ली। यहाँ बिताए गए सभी समय और परीक्षणों में वह भूल गया था कि सिस्टम को डांटना उचित नहीं था। वह इस बात से नाखुश थे कि सिस्टम के अंक प्राप्त करना बहुत कठिन था और कार्यों को पूरा करने के लिए उनकी संख्या न्यूनतम थी। मेजबान को सिस्टम को डांटना नहीं चाहिए। दूसरी चेतावनी जारी की जा रही है। तीसरी चेतावनी के बाद आपको दंडित किया जाएगा, जिस पर ईदान को सिस्टम से दूसरी चेतावनी मिली। लानत है। चेतावनी पाकर ईदान को श्राप दिया। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अरेबेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ईदान और अरेबेल को सिस्टम से पहले ही 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं और इसने उन्हें अधिक चौकस रहने के लिए मजबूर कर दिया है। उनमें से कोई भी तीसरी चेतावनी के लिए सिस्टम की सजा का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। ये सब मिलिका के ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुआ और आज तक ये जोड़ा सिस्टम के बारे में सतर्क रहा है। जल्द ही समूह डोपेलगैंगर 1 के किनारे पर पहुंच गया और 3 बड़े ईगल आसानी से उतर गए। उनका काम केवल उन्हें जंगल के किनारे तक ले जाना और वापस लाना था। समूह को वापस चलना होगा। संगठन ने प्रतीक्षा सेवा की पेशकश की, लेकिन हमले के जोखिम और संभावित आश्चर्य के कारण लागत अधिक थी। इसलिए यूलिया समूह सहित अधिकांश समूहों ने इस सेवा से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल डिलीवरी को चुना है और वे स्वयं वापस आ जाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें जंगल में अपने प्रवास की अवधि को सटीक रूप से निर्धारित करने और लौटने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। जमीन पर उतरने के बाद सभी ने अपना सामान लिया और बाजों को अलविदा कहा। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे आकाश में उड़ गए और वापस तीसरे शहर की ओर चल पड़े। अन्य साहसी या बाहरी लोगों की प्रतीक्षा में समय बर्बाद किए बिना, जो शायद जल्द ही उनका पीछा करेंगे, समूह दृढ़ता से जंगल में चला गया। श्री एलोइस मास्टर ने आपको हमारे समूह में शामिल होने के लिए कैसे मना लिया? अरेबेल ने पीठ पर तलवार लटकाए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। वह उनकी टीम में एकमात्र डायमंड रैंक वाले साहसी व्यक्ति थे। प्रतिदान विवरण में जाए बिना एलोइस ने उत्तर दिया। उनकी आवाज से शिष्य एलोइस को छोड़कर सभी को एहसास हुआ कि वह अच्छे मूड में नहीं थे और उन्होंने इस समय उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। निमो, यूलिया, ईदान और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, अराबेल ने अपने 2 पुराने साथियों के साथ मानसिक संबंध स्थापित करते हुए कहा। उसने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। वह और ईदान डोपेलगैंगर 1 में बिताए गए अपने समय का अधिकतम उपयोग अपनी क्षमताओं और कौशल को निखारने और परखने के लिए करना चाहते हैं। उसके अनुरोध को सुनने के बाद यूलिया और निमो खुशी से सहमत हो गए। वे अब ईदान और अराबेल को अजनबी नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें छोटे भाई बहन मानते थे, जिनकी उन्हें देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए। वे जितने मजबूत होंगे, सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। C-72 बाहरी परत समूह तेजी से डोपेलगैंगर 1 की बाहरी परत के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। यह क्षेत्र निश्चित क्षेत्रों की सभी बाहरी परतों की तरह सबसे कम खतरनाक माना जाता था और इससे उनके लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं होता था। दोस्तों, बेशक हमें अपने गुरु पर भरोसा है, लेकिन क्या आप एलोइस और उसके शिष्य के बारे में चिंतित नहीं हैं? अरेबेल ने अपनी चिंताएं व्यक्त करने की कोशिश करते हुए निमो और यूलिया से पूछा। वह हर किसी की तरह मिलिका को अपना स्वामी मानती थी, लेकिन उसे एक अजीब भावना थी। यूलालिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका नाम पहले ही टास्क फॉर्म में दर्ज किया जा चुका है। एडवेंचरर गिल्ड का कार्य प्रपत्र एक विशेष दस्तावेज है जो हमारे हस्ताक्षर करने के क्षण से लेकर हमारे वापस लौटने और इस कार्य को पूरा करने तक हमारे जीवन पर नजर रखता है। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फॉर्म में मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा। यदि कोई समूह के किसी अन्य सदस्य पर हमला करता है, तो फॉर्म इसे भी रिकॉर्ड करेगा। और कार्य प्रपत्र इतना ही सक्षम नहीं है। इसलिए यदि एलोइस और उनके शिष्य गिल्ड के दुश्मन नहीं बनना चाहते, तो वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ये दुनिया अभी भी इस जोड़े को हैरान करती रही। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी अद्भुत चीजें अस्तित्व में हैं। अब जब यूलिया ने उन्हें ये समझाया, तो वे थोड़ा शांत हो गए और एलोइस और उसके शिष्य के बारे में अपनी चिंताओं को कम करने में सक्षम हुए। मुझे ये भी लगता है कि मास्टर ने भी कुछ किया है। वह सिर्फ गिल्ड पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे यकीन है कि एलोइस को लाने से पहले उसने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उच्च दौड़ में बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें हैं जो निचली दौड़ में नहीं है, यूलिया ने कहा। इस पूरे समय समूह एक मानसिक लिंक के माध्यम से बात कर रहा था ताकि एलोइस और उसके शिष्य को कुछ भी सुनाई न दे।
जंगल में घुसने के बाद से किसी ने ज्यादा बात नहीं की थी। निमो और एलोइस के शिष्य समूह के आगे चल रहे थे। उनके बाद यूलिया, ईदान और अरेबेल आए और एलोइस पीछे की ओर आए। इजी बैंड में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका निरीक्षण करें। और यदि आपको कुछ भी असामान्य दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करें। निमो ने अपनी आत्मा को संबोधित किया। इजी हाल ही में तेजी से ताकत हासिल कर रही थी और अब इसे पचाने के लिए आराम कर रही थी। वह घंटों गुजारने के लिए समय समय पर ईदान और अराबेल से बात करती थी। इजी उनकी कंपनी से बहुत खुश थी। उसे मानव संसार के बारे में सुनना पसंद था और उसने इसमें कभी भी रुचि नहीं खोई। इसलिए जब भी उसके पास खाली समय होता, वह हमेशा उनके पास आती और उनसे अपने जीवन के बारे में बताने के लिए कहती। मुझ पर विश्वास करो, इजी ने अपनी बचकानी आवाज में आत्मविश्वास से कहा। एक आत्मा के रूप में उसके पास उन्नत आत्मा बल था जो लंबी दूरी तक फैला हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आत्मिक शक्ति को नोटिस करना कठिन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आत्माओं को प्रकृति की संतान कहा जाता था। उनकी शक्ति लगभग पर्यावरण में विलीन हो गई, इसका एक हिस्सा बन गई। इसने इजी को लगभग पूर्ण स्काउट बना दिया। यह उसके लिए धन्यवाद था कि निमो उस दिन ईदान और अरेबेल को ढूंढने में कामयाब रही। और यह उसका धन्यवाद था कि निमो ने उन्हें बचा लिया। ईदान और अरेबेल को इजी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था और वे उसे देखकर हमेशा खुश होते थे। यहाँ तक कि उसकी आकर्षक आवाज एक छोटी लड़की की तरह इजी में केवल सकारात्मकता जोड़ती थी। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बहुत शांति है? ईदान ने पूछा। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, निमो ने उत्तर दिया। वह आमतौर पर काफी शांत रहता था, लेकिन इस बार मानसिक जुड़ाव के कारण उसने बातचीत जारी रखने का फैसला किया। पिछली बार राक्षसों की लहर के कारण आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कितना शांत था। आमतौर पर बाहरी परत सबसे शांतिपूर्ण जगह होती है। ये सुनकर सभी को बिना नींद के पूरे दिन चलने वाली उनकी अंतहीन दौड़ याद आ गई। अन्य निषिद्ध क्षेत्र यहाँ की तरह शांत नहीं है। डोपेलगैंगर्स का जंगल बाकी निषिद्ध क्षेत्रों से बहुत अलग है। ये निषिद्ध क्षेत्र अपने प्राणियों के लिए खतरनाक है, जबकि अन्य में पर्यावरण स्वयं खतरनाक हो सकता है। यह अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकार की अपरिचित ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, ईदान ने बहुत ही असामान्य महसूस करते हुए कहा। पिछली बार जब वह इस जंगल में था तो उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह पागलपन की ऊर्जा है, यूलिया ने उसके शब्दों से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया। वह ईदान की इस ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता से आश्चर्यचकित थी। आमतौर पर केवल वे ही जो ऊर्जा स्रोतों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं, इसकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह शायद उसके रक्त वंश के कारण था, जिसने मन के बारे में उसकी धारणा को काफी बढ़ा दिया था। जहां तक वह जानती थी, ईदान की वंशावली, जो उसने हासिल की थी, एक उच्च जाति से संबंधित थी जिसे अल्फाज ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जो जादू से पैदा हुए प्राणी थे और मन के साथ लगभग करीबी संबंध रखते थे। पागलपन की ऊर्जा, अरेबेल ने अपना आश्चर्य छुपाने में असमर्थ होते हुए दोहराया। ईदान के विपरीत उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह डोपेलगैंगर्स जंगल की विशेषताओं में से एक है। ये वह है जो इस जंगल में सभी जीवित प्राणियों को थोड़ा पागल और उन्मत्त रूप से क्रूर बनाती है। हमारे लिए, जो जंगल में लगभग एक सप्ताह बिताने में सक्षम है, पागलपन की यह ऊर्जा कोई खतरा पैदा नहीं करती है, यूलिया ने आश्वस्त किया। दंपति में उथल पुथल मची हुई थी। क्या उन्होंने ये दावा नहीं किया कि डोपेलगैंगर वन का परिवेश सुरक्षित था? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और किसी व्यक्ति को ऊर्जा से प्रभावित करने के लिए आपको इसके प्रभाव में अधिक समय तक रहना होगा। और फिर इसने उन पर प्रहार किया। यदि ईदान इस ऊर्जा को जंगल की बाहरी परत में महसूस कर सकता है, तो क्या इसका प्रभाव मध्य और केंद्रीय परत में अधिक मजबूत नहीं होगा? मध्य और केंद्रीय परत के बारे में क्या? ईदान विरोध नहीं कर सका। उनके बारे में क्या? यूलिया ने पूछा। उसे तुरंत समझ नहीं आया कि ईदान का मतलब क्या है। ईदान की स्थिति के बारे में चिंतित अरेबेल ने अपने प्रश्न को स्पष्ट किया। बाहरी परत की तुलना में मध्य और केंद्रीय परत में पागलपन ऊर्जा की एकाग्रता क्या है? यूलिया हैरान थी। इस जोड़े को इस ऊर्जा में इतनी दिलचस्पी क्यों है? उसे इस बारे में कैसे पता होना चाहिए था? उसने इसके बारे में मिलिका से सुना था जब वह और निमो पिछली बार डोपेलगैंगर्स के जंगल का पता लगाने जा रहे थे। और तभी वह अंदर धंस गया और उसकी आंखें भय से फैल गईं। क्या ईदान ने उसे अभी नहीं बताया था कि वह अपने शरीर में ऊर्जा का रिसाव महसूस कर सकता है?
अपनी नई वंशावली के कारण वह ऊर्जाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया है। यदि वे मध्य और केंद्रीय परत में प्रवेश करते हैं और आसपास के वातावरण में पागलपन ऊर्जा की एकाग्रता अधिक होती है, तो क्या यह उस पर और भी अधिक प्रभाव नहीं डालेगा? ये खोज उसके लिए पूरी तरह आश्चर्यचकित करने वाली थी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ईदान? यूलियालिया ने उत्सुकता से पूछा। वह समझ गई कि यदि बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा का प्रभाव पहले से ही ध्यान देने योग्य था, तो मध्य और मध्य क्षेत्र में यह और भी बदतर होने की संभावना है। वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगता, ईदान ने उत्तर दिया। और सचमुच उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अब से कृपया हमें पागलपन की ऊर्जा में किसी भी बदलाव के बारे में बताएं, ठीक है? यूलिया ने ईदान को संबोधित किया, उसकी आवाज गंभीर लग रही थी। उसके मूड में बदलाव से आश्चर्यचकित ईदान ने सहमति में सिर हिलाया। उनके आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां तक कि एलोइस और उसके शिष्य ने भी इस पर ध्यान दिया और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। ईदान पर पागलपन की ऊर्जा के प्रभाव को नजरअंदाज न करने की कोशिश करते हुए समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। देर दोपहर में वे बाहरी और मध्य परतों के बीच की सीमाओं के पास पहुंचे और रात का इंतजार करने के लिए शिविर लगाने का फैसला किया। ये फॉरबिडन फॉरेस्ट में उनकी पहली रात थी, एक जगह जो लिम्बो के नियंत्रण में थी। C73 रात के लिए शिविर। इस तरह की स्थितियों में विस्तार जादू वाले बैग के फायदे विशेष रूप से स्पष्ट हैं। लंबी पैदल यात्रा और असाइनमेंट के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह आसानी से इन बैगों में फिट हो सकता है, जबकि बहुत सारी खाली जगह छोड़ी जा सकती है। रात बिताने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने के बाद समूह ने तुरंत 3 तंबू लगाए। एलोइस और उसके शिष्य ने एक तंबू पर कब्जा कर लिया, यूलियालिया और अरेबिल ने दूसरे पर कब्जा कर लिया, और निमो और ईदान ने तीसरे पर कब्जा कर लिया। सभी तंबू विशाल थे, जिससे एक साथ कई लोगों को समायोजित करने की अनुमति मिलती थी। गुरु और शिष्य की जोड़ी अलग रही। ईदान के समूह के संपर्क में नहीं आई। जब से ईदान के शरीर ने पागलपन की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, तब से उसे अभी तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन महसूस नहीं हुआ था। अलाव के चारों ओर बैठकर ईदान और अराबेल को जंगल में अपने पहले दिन याद आए, जब वे डर के कारण रात में सो नहीं पाते थे। अब 2 महीने से अधिक समय के बाद उन्हें अनुभव प्राप्त हो गया था और अब उन्हें जंगल से डर नहीं लगता था। हालांकि उन्हें जंगल के अलावा किसी और चीज की भी चिंता थी। क्या आपको लगता है कि वे आज रात हमला करेंगे? यूलिया और निमो की राय सुनने के लिए उत्सुक ईदान ने पूछा। शायद नहीं, यूलिया ने उत्तर दिया। वह और निमो विशेष रूप से चिंतित नहीं दिखे। पूरा समूह जानता था कि देर सबेर दूसरे शहरों से बाहरी लोग और स्थानीय लोग उनके पास आएंगे। हम अभी भी जंगल की मध्य परत में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मुझे संदेह है कि वे वहां अपनी कार्रवाई करेंगे। और ये तब होगा जब हम लौटेंगे। निमो ने यूलियालिया के बाद एक मानसिक लिंक के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की। हाँ, यूलियालिया उससे सहमत थी। मिलिका के शब्दों से उन्हें पता चला कि समझौते के कारण लिम्बो उन चारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। कुछ अजीब कारणों से लिम्बो जोड़े ईदान और अराबेल को खत्म करने के बजाय उन्हें पकड़ना और उपभोग करना चाहता है। इसके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लिम्बो संभवतः उनके समूह में देरी करने और उन्हें रीसेट से पहले शहर में वापस लौटने से रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा करने के लिए वह पहले राक्षसों को उकसाएगा और मध्य परत से शुरू करके निषिद्ध क्षेत्र की केंद्रीय परत में उनकी प्रगति में देरी करेगा, जहां हम शक्ल रहते हैं। यदि केंद्रीय परत के जीव उन्हें विलंबित करने में असमर्थ हैं, तो बाहरी और स्थानीय दोनों की मुख्य ताकतें संभवतः मध्य परत में अपने समूह की प्रतीक्षा कर रही होंगी। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? उनके लगभग उदासीन रवैये को देखते हुए अराबेल ने पूछा। हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? हम पहले से ही जानते हैं कि वे आ रहे हैं। हम उनसे छुप नहीं सकते। उनके पास लिम्बो चेतना है, इसलिए चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। यूलिया ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि यूलिया और निमो शांत लग रहे थे, लेकिन वे अंदर से चिंतित थे। बात सिर्फ इतनी है कि वे अपने कनिष्ठों को यह एहसास नहीं दिखाना चाहते थे। वे खतरे का सामना करने और अपने कनिष्ठों की रक्षा करने के लिए तैयार थे। ईदान और अरेबेल इस नतीजे पर पहुंचे कि यह इस दुनिया की उनकी अपनी दुनिया से अलग विशेषताओं में से एक है। उनकी दुनिया में हर किसी का जन्म से ही शांतिपूर्ण माहौल में खतरों का सामना किए बिना पालन पोषण होता है। इस दुनिया में पालन पोषण का नजरिया बिल्कुल अलग है। लिम्बो में जाने वाला हर कोई समझता है कि कालकोठरी में जाना खतरे से भरा है और मौत किसी भी क्षण उन पर हावी हो सकती है। इस दुनिया के निवासी अपने सामने आने वाली चुनौतियों के लिए लगभग हमेशा तैयार रहते हैं। रात्रि भोजन के बाद सभी लोग अपने अपने तंबू में चले गए।
ईदान का समूह खतरों के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि इजी हमेशा सतर्क रहता था। उसकी उपस्थिति ने रात्रि ड्यूटी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। बेशक समूह एलोइस और उसके शिष्य को इजी की उपस्थिति के बारे में नहीं बता सका। उसकी उपस्थिति ही एलोइस जैसे व्यक्ति को पहले ही झटका दे सकती थी। इसलिए जब एलोइस ने अंततः उनसे ये निर्धारित करने के लिए कहा कि पहले कौन पहरा देगा, कतार का क्रम और ड्यूटी की अवधि, समूह को 2 जोड़ियों में विभाजित करना पड़ा। चर्चा के अंत में सभी ने निर्णय लिया कि एक के स्थान पर 2 गार्ड होंगे। यूलियालिया और अरेबेल सबसे पहले खड़े होंगे, फिर एलोइस और उनके शिष्य, और आखिरी में ईदान और निमो होंगे। किसी ने आपत्ति नहीं जताई और सभी ने प्रस्तावित कार्रवाई को स्वीकार कर लिया। लंबे समय तक मिलिका के संरक्षण में रहने के बाद अपने पहले अनुभव से उत्साहित और अभिभूत ईदान और अरेबेल को लगा कि समय अविश्वसनीय रूप से धीरे धीरे बीत रहा है। ईदान, आपको क्या लगता है कि निमो को किस तरह के अनोखे प्राणी को वश में करने की जरूरत है? अपने कार्य के विवरण को याद करते हुए अरेबेल ने पूछा। उनके सिस्टम का ध्यान किस चीज ने आकर्षित किया होगा? अराबेल ने ईदान की ओर मुड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। कौन जानता है, लेकिन चूंकि इस जंगल को डोपेलगैंगर्स का जंगल कहा जाता है, मुझे लगता है कि यह डोपेलगैंगर्स जैसा ही कोई प्राणी होगा। ईदान ने उत्तर दिया, अपनी धारणाओं के बारे में अनिश्चित। लेकिन ऐसे जंगल में कौन सा अनोखा प्राणी रह सकता है? शायद ये कीचड़ है। ईदान ने अपनी दुनिया के कार्यों को याद करते हुए मजाक किया, जिसमें एक अजीब कीचड़ का वर्णन किया गया था जो निगलने वाले प्राणियों का रूप ले सकता था। कीचड़, अराबेल ने हैरान होकर दोहराया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ईदान ने अचानक क्यों मान लिया कि जिस प्राणी को उन्हें वश में करने की जरूरत है वह एक कीचड़ होगा। अराबेल का हैरान करने वाला सवाल सुनकर ईदान को तुरंत एहसास हुआ कि वह शायद इस कीचड़ के बारे में नहीं जानती थी, और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जानता था कि वह एक अमीर परिवार से आई है और उसका पालन पोषण सख्त हुआ है, इसलिए वह उसकी तरह स्वतंत्र रूप से चीजों में लिप्त नहीं हो सकती। ईदान ने अरबेल के साथ बातचीत करते हुए उसे उपन्यास के बारे में संक्षेप में बताया, जहां मुख्य पात्र एक कीचड़ था और कथानक के दौरान उसने क्या किया। इस कीचड़ भरी कहानी ने अरेबेल का ध्यान खींचा और उसने इसे दिलचस्पी से सुना। जब वे बात कर रहे थे तो समय जो पहले धीमा था उड़ गया। अरेबेल और यूलिया को अपने कर्तव्यों पर लौटना पड़ा। बाकी लोग आराम करने चले गए और 2 लड़कियों को पहले पहरा देने के लिए खड़ा छोड़ दिया। यूलिया और अरेबेल बहुत चिंतित नहीं थे। इजी ने उनके लिए सब कुछ किया, जबकि उन्होंने एक मानसिक लिंक के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद किया। उन्होंने अपने बारे में और अन्य दिलचस्प बातें की। बातचीत के दौरान अराबेल इस अजीब एहसास से बच नहीं सकी कि कोई उन्हें देख रहा है। हालांकि चूंकि इजी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया, इसलिए उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब बाकी लोग सो रहे थे और दोनों लड़कियां दूर से बातचीत कर रही थीं, तो अराबेल को एक काली आकृति ने करीब से देखा। यहां तक कि इजी जैसी शक्तिशाली आत्मा भी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं कर सकी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि डार्क वाल्किरी थी। पूरे समय वह समूह का अनुसरण करती रही और अपना ध्यान अरेबेल पर केंद्रित करती रही। हालांकि डार्क वाल्किरी उस विचित्रता को नहीं समझ सका जो अरेबेल के नाम से जाने जाने वाले इस वाल्किरी की उपस्थिति के पीछे थी। संपर्क करें TOS सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली। C74 डार्क वाल्किरी के विचार। पब फ्यूचर विज्ञापन। डार्क वाल्किरी पूरे दिन लगातार समूह का पीछा कर रहा था। अराबेल, जो स्वयं की ही तरह वाल्किरी थी, ने विशेष रूप से उसका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कुछ गड़बड़ थी और वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था। उसकी रक्तरेखा ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि यह वाल्किरी थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसमें उनकी जाति के किसी भी लक्षण का पता नहीं लगा सकी। यहां तक कि जब वाल्किरीज खुद को अन्य जातियों के सदस्यों के रूप में छिपाते हैं, तब भी वे अन्य वाल्किरीज से अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकते। वह खुद लेजेंडरी रैंक की वाल्किरी थी और उसके नीचे के सभी वाल्किरी उसकी आंखों और सोल फोर्स से छिप नहीं सकते थे। यहां तक कि लिम्बो नामक इस अजीब जगह में, जहां उसकी रैंक को सबसे निचले दायरे तक दबा दिया गया था, कोई भी अन्य वाल्किरी अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकती थी, जबकि वह उससे नीचे थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह इस वाल्किरी की वास्तविक प्रकृति को नहीं देख सकी। तभी उसे उन अफवाहों की याद आई जो उसने इस लड़की और उस लड़के के बारे में सुनी थी, जो लगभग हमेशा उसके साथ रहता था। वह जोड़े को ढूंढने और अफवाहों की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए लिम्बो के तीसरे शहर में आई थी। अन्य बाहरी लोगों के विपरीत, वह साधारण जिज्ञासा से आकर्षित थी। वह जानती थी कि इस अजीब और अलग दुनिया की अपनी चेतना है, लेकिन अपनी रैंक, अंधेरे के तत्व और क्षमताओं के कारण वह आसानी से उसकी नजर से छिप सकती थी।
स्थानीय लोगों और अन्य बाहरी लोगों से बातचीत से उन्हें पता चला कि यह जोड़ा इस दुनिया में दूसरों से अलग दिखाई देता है और वे जूनोनिया के अलावा किसी अन्य दुनिया से आए हैं। हालांकि लिम्बो को एक अलग छोटी दुनिया माना जाता है, फिर भी यह जूनोनिया का है। यह निर्विवाद था क्योंकि लिम्बो के सभी निवासी और इस दुनिया की हर चीज जूनोनिया की है। अरेबेल को देखते हुए उसे यकीन होने लगा कि अफवाहें सच थीं और उच्च संभावना के साथ यह वाल्किरी वास्तव में दूसरी दुनिया से आई थी। नकाब पहने एक लड़के ने भी उसका ध्यान खींचा। वह उसके शरीर पर घाव और विशेषकर उसके गले में पहने हुए पेंडेंट को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह ऐसे गहनों से परिचित थी। इसके अलावा उसे पेंडेंट के अंदर आत्मा के एक टुकड़े की उपस्थिति महसूस हुई, जिसने एक बार फिर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। यह एक पेंडेंट था जिसे वाल्किरीज आमतौर पर अपने सहयोगियों को देते थे। भयानक चोटों वाला ये युवक उसकी एक बहन का साथी था, और भले ही वह किसी अन्य वाल्किरी से संबंधित था, उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसकी कुछ बहनें थीं जिनकी एक दूसरे से नहीं बनती थी और वे लगातार एक दूसरे के साझेदारों को निशाना बनाकर एक दूसरे को परेशान करने के तरीके खोजने की कोशिश करती थी, लेकिन वह उनमें से नहीं थी। जहां तक ईदान की बात है, उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने उस पर केवल इसलिए ध्यान दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से इस वाल्किरी के करीब था और अफवाहों के अनुसार दूसरी दुनिया से भी आया था। हालांकि उसकी नजर में उसका मूल्य अराबेल की तुलना में छोटा था। जहां तक योगिनी और उनके समूह के अन्य 2 सदस्यों की बात है, उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि जोड़े को छोड़कर बाकी सभी सो रहे हैं, उसने वाल्किरी से संपर्क करने और कुछ देर उसके साथ बातचीत करने का फैसला किया। वह अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहती थी और अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। यदि यह वाल्किरी वास्तव में किसी अन्य दुनिया से है, तो शायद उसके पास उस समस्या का समाधान है जिसे वह अपनी दुनिया में हल नहीं कर सकी। समूह में सभी की तुलना में वह पहले से ही इतनी मजबूत थी कि अगर वह चाहती तो इस वाल्किरी का अपहरण कर सकती थी। हालांकि वह अपने वल्किरी वंश के सम्मान में बल प्रयोग करने से झिझक रही थी। इसके अलावा उसे वे शब्द याद आए जो उसने एडवेंचरस गिल्ड में योगिनी को दिए थे कि वह अपने शिष्यों पर हाथ नहीं उठाएगी। वह बस उत्सुक थी। इस समय अरेबेल और यूलियालिया एक मानसिक लिंक के माध्यम से बात कर रहे थे। तो बताओ, क्या तुम्हें ईदान पसंद है? यूलिया ने अचानक पूछा। अरेबेल अचंभित रह गया। वह अभी अपने बारे में बात कर रही थी, तभी अचानक यूलिया ने ईदान के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा शुरू कर दी। मुझे नहीं पता, अरेबेल ने अनिश्चितता से कहा। उनके साथ घटी सभी घटनाओं के बाद अरेबेल को ईदान में एक खास दिलचस्पी महसूस होने लगी। वह अब उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानती थी और उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है, और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह प्यार में थी। उनके साथ जो हुआ उसके बाद अरेबेल अभी भी इस विचार को हिला नहीं सका कि उनका रिश्ता केवल सिस्टम के कारण संभव था। यदि यह सिस्टम के लिए नहीं होता तो वे कभी नहीं मिलते, और इससे उनके बीच एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा हो जाती। आरोहण परीक्षण के बाद स्थिति और भी जटिल हो गई। उनकी पूरक रक्तरेखाएं सिस्टम के माध्यम से प्राप्त की गईं। वे और भी करीब आ गए, लेकिन सिस्टम के हस्तक्षेप के कारण फिर से अरेबेल को नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए। एक और जब उसने अपने पालन पोषण और पारिवारिक मूल्यों के दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर विचार किया, तो वह ईदान के खिलाफ नहीं थी, लेकिन स्थिति को अपनी इच्छाओं से देखते हुए वह निश्चित नहीं थी। इस अवसर को देखते हुए वह बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वयं निर्णय लेना चाहती थी। इसलिए उसने झिझकते हुए यूलिया के सवाल का जवाब दिया। जब उसने अरेबेल का उत्तर सुना और उसकी भ्रमित दृष्टि पर ध्यान दिया, तो उसने बस आह भरी। ये स्पष्ट था कि वह ईदान को पसंद करती थी, लेकिन वे दोनों बहुत अजीब और असुरक्षित थे। वह समझ गई कि अंततः एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए उन्हें अपने रिश्ते में एक अच्छे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हालांकि वह उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने हस्तक्षेप न करने और सिर्फ उन पर नजर रखने का फैसला किया। शायद इस अभियान में वे एक कदम आगे बढ़कर अपनी शंकाओं पर काबू पा सकेंगे। डार्क वल्किरी, जो उन्हें देख रही थी, अपनी ताकत के बावजूद ये संकेत भी नहीं पकड़ सकी कि दोनों महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही थी। ये जोड़ी प्रणाली की विशेषता थी। उनकी क्षमता आत्मिक बल पर आधारित नहीं थी जिसे मजबूत प्राणी पहचान सके। केवल मानसिक शक्ति में कुशल लोग ही सिस्टम की क्षमता, मानसिक लिंक को समझ सकते हैं। छोटी बहन, एक छोटी सी जगह पर आओ जो तुम्हारे शिविर के उत्तर में ज्यादा दूर नहीं है। चलो एक वाल्किरी से एक वाल्किरी की तरह बात करते हैं।
अकेले आओ। इसके साथ डार्क वाल्किरी ने एराबेल को एक संदेश भेजने के लिए सोल फोर्स का इस्तेमाल किया और केवल वही इसे सुन सकती थी। C-75 आओ साथ चलें। छोटी बहन, एक छोटी सी जगह पर आओ जो तुम्हारे शिविर के उत्तर में ज्यादा दूर नहीं है। चलो एक वाल्किरी से एक वाल्किरी की तरह बात करते हैं। अकेले आओ। इसके साथ डार्क वाल्किरी ने अरेबेल को एक संदेश भेजने के लिए आत्माओं की शक्ति का उपयोग किया और केवल वही इसे सुन सकती थी। सोल फोर्स के माध्यम से संदेश प्राप्त करके अरेबेल बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यूलिया को चौंकाते हुए वह अचानक उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? यूलिया ने चिंतित होकर पूछा। अरेबेल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह अभी भी सदमे की स्थिति में है। उसने घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। उसने जो कुछ सुना था उसे तुरंत महसूस करते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ कि प्रेषक एडवेंचरर गिल्ड का डार्क वाल्किरी था। अरेबेल को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वाल्किरी इतने समय से उनका पीछा कर रहा था। अब जाकर ही उसे एहसास हुआ कि वह जिस अजीब भावना का अनुभव कर रही थी, वह उस विशेष वाल्किरी द्वारा उसे देखने का परिणाम था। खासकर तब जब इजी को उसकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ, भले ही उसने शांति से उसे एक संदेश भेजा हो। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, अराबेल ने यूलिया को जवाब दिया। जब अराबेल ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह और अधिक चिंतित हो गई। मुझे अचानक पेट में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, अराबेल ने अपने चेहरे पर स्पष्ट शर्मिंदगी के साथ कहा। वह नहीं जानती थी कि यूलिया को उसका ध्यान आकर्षित किए बिना अकेले छोड़ने की उसकी इच्छा को कैसे समझाया जाए। यूलिया को बेशक उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अरेबेल गोपनीयता चाहती है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ध्यान से। इस बात से शर्मिंदा होकर कि उसके झूठ बोलने के प्रयास का पता पहले ही चल चुका था, अरेबेल ने सिर हिलाया और बताई गई दिशा में आगे बढ़ गई। शिविर से कुछ दूर चलने के बाद वह रुकी और मानसिक लिंक के माध्यम से ईदान को बुलाया। ईदान। अरेबेल ने एक मानसिक कड़ी के माध्यम से जोर से पुकारा जिसे केवल वह सुन सकता था। किसी कारण से वह अकेले इस डार्क वाल्किरी से मिलने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने ईदान से परामर्श करने का फैसला किया। उसे डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, और चूंकि ईदान और अरेबेल पहले से ही सिस्टम के कारण जुड़े हुए थे, अगर उनमें से एक को कुछ हुआ तो दूसरे को नुकसान होगा। इसलिए वह अब इतने गंभीर निर्णय अकेले नहीं ले सकती थी। एक तेज आवाज से ईदान जाग गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह तंबू के अंदर था। उसे यह समझने में एक पल लगा कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने दिमाग में अरेबेल की आवाज सुनाई दे रही हो। अरेबेल। ईदान ने यह सुनिश्चित करने के लिए पुकारा कि उससे गलती नहीं हुई है। ये जानकर राहत मिली कि ईदान जाग रहा था। अरेबेल ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था और पूछा कि कैसे आगे बढ़ना है। जब ईदान ने सुना कि अराबेल के पास एक डार्क वाल्किरी आया है, तो वह भयभीत हो गया। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह निमो को जगाते हुए तंबू से बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद ईदान ने तुरंत यूलिया को देखा, जो कैंप फायर के बगल में खड़ा था। निमो का ख्याल रखना और यहीं हमारा इंतजार करना। मेरे पीछे मत आना, ईदान ने मानसिक रूप से उसे संबोधित किया और उस दिशा में भाग गया जहां अरेबेल अभी अभी निकला था। भयभीत यूलिया ईदान के अचानक परिवर्तन से और भी आश्चर्यचकित होकर गंभीर रूप से चिंतित थी। जैसे ही ईदान जंगल में गायब हो गया, निमो जल्दी से तंबू से बाहर आ गया। उसे देखते हुए और ईदान का मतलब समझते हुए यूलिया एक झटके में निमो के बगल में आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। निमो, रुको, उसने निमो से कहा, जो उस दिशा में घूर रही थी जिस दिशा में ईदान गया था। फिर उसने अपनी नजर यूलिया की ओर घुमाई। यूलिया ने सुझाव दिया, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उन दोनों ने उनका पीछा न करने और उनकी वापसी का इंतजार करने के लिए कहा। आइए उन पर विश्वास करें और इंतजार करें। उसे यकीन नहीं था कि निमो उसकी बातों को गंभीरता से लेगा या नहीं, लेकिन फिर भी वह घूमा और जिस दिशा में युगल गया था, उस दिशा में एक और नजर डालने के बाद उसने यूलिया की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए कैंप फायर की ओर चला गया। यूलिया ने उसका पीछा किया। जब वे कैंप फायर के पास पहुंचे, तो वे दोनों बैठ गए और जोड़े के लौटने का इंतजार करने लगे। निमो इजी की ओर मुड़ी और पूछा कि क्या हुआ था। इजी खुद को भ्रमित और थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी, यह नहीं बता सकी कि यह क्या था। उसने अभी भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। जब जोड़ा चला गया, तो उसने अपनी आत्मिक शक्ति से उन्हें देखा, लेकिन वह किसी चीज से टकरा गई और उनकी दृष्टि खो गई। इजी की बातें सुनकर निमो चिंतित हो गई। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाला और जोड़े की बातों पर विश्वास करने और उनकी वापसी का इंतजार करने का फैसला किया।
इस बीच ईदान को जल्दी ही एक चिंतित अरेबेल मिल गया। जब उसने उसे देखा तो उसने उससे फिर पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। चलो साथ चलते हैं, ईदान ने सुझाव दिया। उस समय ईदान को कुछ चिंता महसूस हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि डार्क वाल्किरी क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उनके मुताबिक उनका इरादा अराबेल को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था और वह सिर्फ बात करना चाहती थी। हालांकि ईदान को तुरंत इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह सुनी सुनाई बातों पर सीधे सीधे भरोसा नहीं करना चाहता था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अराबेल को अकेले जाने दिया जाए और एक तरफ जाकर उसका इंतजार किया जाए, ताकि खुद को खतरे में न डाले। लेकिन जब उसने अरेबेल की चिंतित अभिव्यक्ति देखी तो वह विचार तुरंत गायब हो गया। हालांकि इस एहसास ने कि वह ऐसी किसी चीज के बारे में सोच भी सकता है, उसके अंदर एक अप्रिय स्वाद छोड़ दिया और वह इसके लिए खुद से नफरत करने लगा। वह पहले से ही अराबेल से जुड़ा हुआ था और उसे समस्याओं के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक बराबर के रूप में समझना था। इसलिए जब अरबेल ने सुझाव दिया कि वह अकेले जाए और वह किनारे पर रहकर इंतजार करेगा, तो ईदान ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि डार्क वाल्किरी अराबेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए ईदान ने उसे अकेले जाने से साफ मना कर दिया। वह समझ गया कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा, और अगर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे। ईदान की जिद से अराबेल थोड़ी नाखुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी कि उसने उसके साथ जाने का फैसला किया और उसे अकेले जाने से साफ मना कर दिया। एक समझौते पर पहुंचने के बाद वे डार्क वाल्किरी द्वारा बताए गए समाशोधन के लिए एक साथ गए। रात हो चुकी थी और जंगल में काफी अंधेरा था। जल्द ही उन्हें आसानी से एक जगह मिल गई और वे अचानक रुक गए। अपना सिर उठाकर न तो ईदान और न ही अराबेल चांद या तारों को देख सके जो आमतौर पर आकाश में लटकते थे। दंपत्ति को नहीं पता था कि ये तारे और चंद्रमा वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं, लेकिन अब वे उनके लिए अदृश्य थे। ये सचमुच अजीब था। समाशोधन के केंद्र में एक कुर्सी पर आराम से बैठी एक आकृति ने उनका ध्यान खींचा। वह इस पल का आनंद लेते हुए कुछ पी रही थी। उसके सामने एक मेज थी जो पेय और नाश्ते से भरी हुई थी, और उसके सामने दो और कुर्सियां थीं। जोड़े ने तुरंत इस आकृति में डार्क वाल्किरी को पहचान लिया। परम पति व्यवस्था और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली C76 सीरा डाकियल। जब द डार्क वाल्किरी ने जोड़े को समाशोधन में आते देखा तो उसे थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। जब से उसने उसे संदेश दिया था तब से उसने अराबेल से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। हालांकि उसने अकेले आने के लिए कहा, फिर भी अरेबेल ने उसकी बात नहीं मानी। जब ईदान उसके साथ शामिल हुआ तो उन दोनों ने संवाद करने के लिए मानसिक लिंक का उपयोग नहीं किया, और डार्क वाल्किरी ने उनकी बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। जोड़े को एहसास हुआ कि वाल्किरी उन्हें देख रहा था, और उन्होंने अपने विचारों को छिपाए बिना खुलकर बात की। इससे डार्क वाल्किरी दुखी हो गई। उसे यह पसंद नहीं आया कि दूसरे वाल्किरी ने उस पर भरोसा नहीं किया। हालांकि जब तक वे समाशोधन पर पहुंचे, वह थोड़ा शांत होने में कामयाब रही और उसने ईदान के लिए दूसरी कुर्सी भी तैयार कर ली। दंपत्ति धीरे धीरे उस मेज के पास पहुंचे जो उसने लगाई थी। इस पूरे समय डार्क वाल्किरी अपनी आंखें बंद करके बैठी रही और उन्हें आत्मिक शक्ति से देखती रही। उसने एक भी विवरण नहीं छोड़ा, उनके व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं देखा। वे दोनों बहुत तनाव में थे, और वह उनमें से डर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने आह भरी, अपनी आंखें खोली और उन्हें ध्यान से देखा। इस बार उसका ध्यान ईदान पर केंद्रित था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस युवक में ऐसी क्या खास बात है कि उसकी छोटी बहन उससे इतना चिपकी हुई है। उसने एक बार फिर अपनी आत्मा शक्ति से इसकी जांच की, लेकिन उसे कुछ भी सामान्य नहीं मिला, जब तक कि उस व्यक्ति के पास अपेक्षा से थोड़ा अधिक मन न हो। थोड़ा और प्रयास करने के बाद ही उसे एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे उसे बहुत घृणा होने लगी और उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उससे गलती नहीं की जा सकती, इस यौवन से प्रकाश तत्व की गंध निकलती है। एक डार्क वाल्किरी के रूप में जो अंधेरे के तत्व के करीब थी, वह प्रकाश के तत्व से अच्छी तरह से वाकिफ थी, जो उसके विपरीत था। इस खोज ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह उस लड़के में प्रकाश के तत्व को तुरंत कैसे नोटिस नहीं कर सकी। वह उसके प्रति बहुत संवेदनशील थी। बैठो, उसने जोड़े से कहा। तारांकन ईदान और अरेबेल एक वास्तविक जीवित वाल्किरी से मिलने को लेकर बहुत उत्साहित और डरे हुए थे। हालांकि अरेबेल के पास आइस वाल्किरी की रक्तरेखा थी, लेकिन उन्होंने इस जाति के किसी सदस्य को पहले कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, जिस वाल्किरी से वे मिलने वाले थे वह एक डार्क वाल्किरी था।
कहानियों और पूर्वाग्रहों पर आधारित उनकी समझ में अंधेरे की अवधारणा ही बुराई से जुड़ी थी। हालांकि वे समझते थे कि यह अलग अलग अवधारणाओं वाली एक अलग दुनिया है, लेकिन वे बुरी भावना से छुटकारा नहीं पा सके। बैठो, वाल्कीरी ने कप मेज पर रखते हुए कहा। अनुमति पाकर दंपति तैयार कुर्सियों पर बैठ गए। आपने मुझे थोड़ा निराश किया है, छोटी बहन, डाक वाल्कीरी ने नाराजगी के साथ अराबेल को संबोधित करते हुए कहा। अराबेल और ईदान की नजर में वाल्कीरी ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। रात्रि समाशोधन में उसे स्पष्ट रूप से देखना और समझना बहुत कठिन था। अरेबेल ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बस अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। दूसरी ओर ईदान ने डाक वाल्कीरी से अपनी नजरें नहीं हटाई। बेशक लड़के के करीबी ध्यान से उसे कुछ असंतोष हुआ, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं करने वाली थी। अपनी आंख के कोने से अरेबेल ने देखा कि ईदान, हालांकि वह डाक वाल्कीरी से डरता था, उसने खुद को आत्मविश्वास से संभाला और उसे ध्यान से देखा। इससे उसे आत्मविश्वास मिला और उसने ऊपर देखा और उसकी नजरें उससे मिली। मैं अवज्ञा करने और अकेले न आने के लिए क्षमा चाहता हूं, अराबेल ने अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, लेकिन उसके स्वर में चिंता का संकेत था। अरेबेल की आंखें, जो पहले दृढ़ निश्चय के साथ डाक वाल्कीरी को देखती थी, क्षमा के शब्द कहने के बाद धीरे धीरे अपनी कठोरता खोने लगी, जिससे बढ़ती घबराहट का पता चलता है। जब डाक वाल्कीरी ने यह देखा तो वह हंस पड़ी। वह अपनी छोटी बहन की माफी से संतुष्ट हो गई। मुझे पहले अपना परिचय देने दो, छोटी बहन। इन शब्दों के साथ डाक वाल्कीरी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसका काला लबादा तरल की तरह उसके शरीर से बहने लगा और उसकी पीठ पर 3 जोड़ी विशाल काले पंखों में बदल गया। लबादे के नीचे एक सुंदर गहरे रंग का चमड़े का कवच था। इसकी उपस्थिति और पैटर्न ने निर्माता के कौशल को धोखा दिया, जो स्पष्ट रूप से अपनी कला का स्वामी था। ईदान और अरेबेल ने इस स्तर और गुणवत्ता का कवच पहले कभी नहीं देखा था। इस कवच की तुलना में उनकी अपनी साहसी पोशाकें भिखारियों के कपड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। मेरा नाम सिएरा डाकियल है। मैं लेजेंडरी रैंक की डाक वाल्कीरी हूँ, सिएरा ने अपना असली रूप दिखाते हुए अपना परिचय दिया। जब दो अपरिचित वाल्कीरीज पहली बार मिले तो उनका अभिवादन करना, जब उन्हें अपनी असली पहचान छिपानी नहीं पड़ी, तो इस तरह के परिचय की आवश्यकता थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसके कूल्हों तक पहुंचते थे। आंखें रात की तरह काली थी और होंठ काले थे। उनके विपरीत उसकी त्वचा बर्फ सफेद थी और जब उसने आइस वाल्कीरी का रूप ले लिया तो वह अरेबेल की त्वचा से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। ईदान और अराबेल उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। उसके पंखों का फैलाव अरेबेल की तुलना में बहुत बड़ा था। होश में आने के बाद अरेबेल अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और अपना भूत मुखौटा उतार दिया, जिससे उसकी असली शक्ल सामने आ गई। उसके काले बाल तुरंत लंबे हो गए और चमकीले लाल हो गए और उसकी आंखें नीली हो गईं। मैं अरेबेल मोगन हूँ, सुश्री सिएरा जैसे महान व्यक्ति से मिलकर प्रसन्न हूँ, अरेबेल ने अपना परिचय दिया। अभिवादन के बाद उसने सिएरा की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी और चीज का इंतजार कर रही हो। मुझे लगता है कि सुश्री सिएरा पहले से ही जानती हैं या सुन चुकी हैं कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, अरेबेल ने पूछा। यह तथ्य कि वह और ईदान इस दुनिया में समाप्त हो गए, अब कोई रहस्य नहीं रहा। पहले दिन से ही हर किसी को इसके बारे में पता था और अरेबेल को यकीन था कि सिएरा जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति उनके बारे में सुनने से बच नहीं सकता था। हाँ, मुझे इसकी जानकारी है, सिएरा ने शीघ्र ही उत्तर दिया। तब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा और तुरंत आपके संदेह दूर कर दूंगा, सुश्री सिएरा। मैं इंसान हूँ, अरेबेल ने अचानक घोषणा की, जिससे सिएरा को बहुत आश्चर्य हुआ। सिएरा को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अरेबेल ने आगे कहा, उन्होंने कबूल किया, हालांकि मैं अपने साथी की तरह इंसान हूँ। हमारे पास अन्य जातियों के वंश को एकीकृत करने की क्षमता है। और उसी क्षण वह सफेद दुपट्टा जो इतने समय से अराबेल के गले में था, हिलना शुरू हो गया और उसकी पीठ के पीछे 2 जोड़ी बर्फ सफेद पंखों में बदल गया। उसके लंबे लाल बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए और उसके चारों ओर की हवा ठंडी होने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षमता के लिए धन्यवाद। मैं आइस वाल्कीरी की रक्तरेखा को प्राप्त करने और एकीकृत करने में सक्षम था, अराबेल ने ईमानदारी से स्वीकार किया। इस पर चर्चा करने के बाद दंपत्ति इस नतीजे पर पहुंचे कि बेहतर होगा कि उन्हें बिना कुछ छिपाए उनकी क्षमता के बारे में बताया जाए। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वे उससे अपने वंश की वास्तविक प्रकृति को छिपा सकते हैं, और वे ये भी नहीं जानते थे कि पौराणिक रैंक वाले वाल्कीरी क्या करने में सक्षम थे। दूसरा कारण उनके सिस्टम से मुझे अचानक मिली सलाह थी। उसने सुझाव दिया कि इस वाल्कीरी से अपने वंश के बारे में सच्चाई न छिपाएं।
इसलिए उन्होंने ईमानदार और स्पष्टवादी बनने का फैसला किया। डार्क वाल्किरी सियरा ने जो कुछ सुना और देखा उससे आश्चर्यचकित रह गई। अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखने के बाद उसे जुनोनिया की अपनी दुनिया की अजीब जाति की याद आई, जो अपना साथी चुनने के बाद अपनी जाति बदल सकती थी। निश्चित रूप से यह क्षमता इस जाति के समान नहीं हो सकती। सियरा ने मन ही मन खुद से पूछा। C77, अरे मुझे बस यही चाहिए था। सियरा ने उस रहस्यमयी जाति को याद करते हुए अपना सिर हिलाया जो साथी चुनने के बाद अपना वंश और यहाँ तक कि लिंग भी बदल सकती थी। इस जोड़ी की क्षमताएं इस अनूठी विशेषता के समान ही थीं। इस रहस्यमयी जाति से उनका कोई लेना देना नहीं था। जब अरेबेल ने आइस वाल्किरी का रूप धारण किया तो सियरा को उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हुई। वह अपनी बहनों से अलग नहीं थी। यदि अरेबेल ने यह नहीं कहा होता कि वह इंसान है, तो सियरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। यह अद्भुत था, अद्भुत। सियरा ने एक भी अंतर न पाते हुए चिल्लाकर कहा। अरेबेल बिल्कुल उन आइस सिस्टर्स की तरह दिखती थी जिन्हें वह जानती थी। उसके पास 2 जोड़ी पंख भी थे, जिससे सियरा और भी अधिक प्रसन्न हुई। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अरेबेल को निचले क्षेत्र से उच्चतर तक के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी। प्रशंसा के एक क्षण के बाद सियरा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बस आह भरी और अपना सिर हिला दिया। अगर हम इस जगह पर नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने साथ आकाशीय महाद्वीप पर ले जाता, लेकिन अफसोस। उद्धरण चिन्ह। सियरा ने अफसोस के साथ कहा। सियरा की बातों से अरेबेल आश्चर्यचकित रह गई। उसे दिव्य महाद्वीप में ले जाने से उसका क्या मतलब था? उनका अपहरण करो, उनको निमंत्रण। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें ले गया। वह तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगी, भले ही हम अभी बाहरी दुनिया में हो। ईदान मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने तुम्हें ले लिया शब्द सुना तो उसने जवाब दिया। सियरा ने तुरंत अपनी नजर ईदान की ओर घुमाई और उसकी नजर अब शांत नहीं थी। इसमें जानलेवा इरादा था। उसने पहले कभी इस आदमी के प्रति कोई सकारात्मक भावना महसूस नहीं की थी। उसने उसे केवल इसलिए सहन किया क्योंकि वह एराबेल मॉर्गन नाम की महिला को वाल्किरी मानती थी जो उसके करीब थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि वे दोनों असामान्य क्षमताओं वाले लोग थे, तो उसके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया था। सियरा ने ईदान पर अपनी डायमंड रैंक वाली सोल फोर्स का प्रयोग किया, जिससे वह अप्रत्याशित हमले से जमीन पर गिर गया। ईदान के लिए, जिसके पास केवल सिल्वर रैंक है, सियरा द्वारा डाला गया दबाव बहुत अधिक था। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ईदान अपने घुटनों के बल गिर गया और खुद को पूरी तरह से जमीन पर गिरने से बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। वह जमीन पर अपने हाथ का उपयोग करके और शक्तिशाली दबाव का विरोध करने की कोशिश करते हुए मुश्किल से पकड़ बना सका। अरेबेल यह देखकर कि क्या हो रहा था, हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जगह पर रोक रखा है। उसने तुरंत सियरा की ओर देखा, जिसने उसे नोटिस भी नहीं किया। उसका सारा ध्यान ईदान पर केंद्रित था, जो अपने सोल फोर्स दबाव का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। एक खर्राटे के साथ सियरा ने दबाव बढ़ा दिया, ढीठ आदमी को जमीन पर गिरने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ईदान, जो मुश्किल से संभल रहा था, दबाव बढ़ने पर लगभग टूट गया। वह हार मानकर गिरने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मेजबान, सर्वोच्च पद के उम्मीदवार के रूप में आपको हार मानने और दूसरों के सामने घुटने टेकने का कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा आप इस उपाधि का दावा नहीं कर पाएंगे। धिक्कार है, मुझे बस यही चाहिए था। सिस्टम की बातें सुनकर ईदान को श्राप दिया। वह आक्रोश, गुस्से और यह साबित करने की इच्छा से भर गया कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उसने उन्हें फूट पड़ने दिया। और जैसे ही वे मुक्त होने वाले थे, उसे एक सुखदायक और ठंडे आलिंगन का एहसास हुआ। उसके तुरंत बाद वह दबाव जो उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा था गायब हो गया। वह इन सुखद भावनाओं को नहीं भूल सका और उसे एहसास हुआ कि उनका स्रोत कौन था। अपनी आंखें बंद करके वह बमुश्किल उन भावनाओं को रोक सका जो फूटकर उसके चारों ओर सब कुछ भर देने वाली थी। अपने मन को थोड़ा शांत करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकत कितनी लापरवाही भरी थी। वह अभी इसके लिए तैयार नहीं था। जब तक वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीखता, तब तक यह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मिलिका ने उसे चेतावनी दी कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, इसका उपयोग करने का प्रयास न करे। उसके साथ इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने उसकी बातों को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में याद किया। सियरा ने इस जोड़े को बड़ी दिलचस्पी से देखा। अभी अभी जो घटनाएं घटी, उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया।
सबसे पहले लड़का उसके दबाव को झेलने में सक्षम था। जब उसने इसे मजबूत किया तो उसे लगा कि इसके अंदर भारी मात्रा में मन ऊर्जा जमा होने लगी है। ये किसी ऐसी चीज के जागने जैसा था जो फूटने वाली थी। और उस पल में अरेबेल, जो इस समय उसके नियंत्रण में थी, मुक्त हो गई और इस आदमी के पास भाग गई। सिएरा को समझ नहीं आया कि वह खुद को उसकी पकड़ से कैसे छुड़ा पाए। लेकिन जिस बात ने उसे और भी अधिक प्रभावित किया वही ये थी कि जब अरेबेल ने उस लड़के को गले लगाया तो जो ऊर्जा बचनी चाहिए थी वह नष्ट होने लगी। दिलचस्प, सिएरा ने उन्हें देखते हुए कहा। अरेबेल सिएरा को नजरअंदाज करते हुए ईदान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सिएरा ने दबाव बढ़ाया, अरेबेल को अचानक ईदान की उग्र भावनाओं का एहसास हुआ। वह नहीं जानती थी कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वह जानती थी कि अगर यह जारी रहा तो ईदान पागल हो जाएगा, जैसा कि उसने परीक्षण के दौरान किया था। वह नहीं चाहती थी कि वह ऐसी स्थिति में आए। उसने खुद को सिएरा की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति के आगे वह शक्तिहीन थी। मेजबान, मून स्वॉर्ड स्टाइल की आभा का उपयोग करें। अचानक सिस्टम से एक टिप मिली और अरेबेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया। जब वे अपने वंश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, ईदान और अरेबेल ने अपने द्वारा हासिल किए गए नए कौशल और क्षमताओं का सही तौर पर परीक्षण किया था। उनमें से पाथ ऑफ स्वॉर्ड में उनके पास मून स्वॉर्ड स्टाइल नामक एक नई तलवार तकनीक है। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए किसी को सबसे पहले ये सीखना होगा कि तथाकथित मून स्वॉर्ड स्टाइल आभा को कैसे मुक्त किया जाए। थोड़े समय में उसके पास निश्चित रूप से मून स्वॉर्ड स्टाइल में पूरी तरह से महारत हासिल करने का समय नहीं था, लेकिन कम से कम वह इस शैली से मिलती जुलती आभा जारी कर सकी। जब उसने मून स्वॉर्ड स्टाइल की आभा का उपयोग किया तो सिएरा की सोल फोर्स की पकड़ उन जगहों पर कमजोर होने लगी जहां उसकी आभा लहरा रही थी। इसका फायदा उठाते हुए अरेबेल ने अपनी सारी ताकत इन बिंदुओं पर केंद्रित की और खुद को इस पकड़ से मुक्त करने में सफल रही। बिना समय बर्बाद किए वह ईदान की ओर दौड़ पड़ी। वह विस्फोट के कगार पर था जब अरेबेल ने उसे गले लगाया और उसकी गर्मी को बुझाने के लिए अपनी बर्फ की आभा पर ध्यान केंद्रित किया। C-78 एक नई खोज यह देखते हुए कि ईदान शांत हो गया था और उसके चारों ओर की गर्मी कम हो गई थी। अराबेल अंततः अपनी सांस लेने में सक्षम हो गई और तभी उसे याद आया कि क्या हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ईदान की भावनाओं को कैसे समझने में कामयाब रही। मेजबान, कुछ मामलों में इस तरह भावनाओं की मजबूत अभिव्यक्ति के साथ आप अपने संबंध के कारण एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। सिस्टम बचाव में आया और बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अरेबेल ने मुकदमे के उस क्षण को याद किया जब उसने ईदान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय लड़ाई के दौरान उसे अजीब परिचित और अपरिचित भावनाएं भी महसूस हुई। धन्यवाद, ईदान ने अंततः अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा। अरेबेल के विपरीत उसे भावनाओं के ऐसे अचानक विस्फोट को नियंत्रित करना कठिन लगा। वह ये भी समझ गया कि उसे खुद पर संयम रखना सीखना होगा। यह उसकी अपनी गलती थी कि जब उसने सिएरा के ये शब्द सुने कि वह अरेबेल को अपने साथ आकाशीय महाद्वीप में ले जाएगी तो उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया था। अरेबेल ने कुछ नहीं कहा और उसे जाने नहीं दिया। उसने बस खुद को संभाला और सिएरा की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। सिएरा अभी भी उन्हें ऊपर से देख रही थी। अरेबेल की नजर को देखकर वह मुस्कुराए और जमीन पर उतरकर मेज और कुर्सियों को व्यवस्थित किया। अपने पंखों को वापस काले लिबादे में बदलकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने बात करने में अपना समय लिया और जोड़े के होश में आने और फिर से अपनी सीट लेने का इंतजार किया। सिएरा अब ईदान को पहले की तुलना में अलग नजर से देखती थी। उसकी निगाहों में सच्ची दिलचस्पी थी। वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि अभी क्या हुआ था। जोड़े की असामान्य क्षमता को महसूस करते हुए उसने मान लिया कि युवक का रक्त वंश भी शायद अलग था और मन का ये विस्फोट संभवतः उससे संबंधित था। जब ईदान को होश आया तो अरेबेल ने उसे छोड़ दिया और वे वापस कुर्सियों पर बैठ गए। जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, सिएरा ने अपने भंडारण से एक पे निकाला, खुद को और जोड़े को पिलाया और फिर आसपास के माहौल का आनंद लेते हुए पे पीना शुरू कर दिया। जोड़े को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। किस प्रकार की रक्त रेखा? सिएरा ने पूछा। अल्फा ऑफ फायर, ईदान ने अपना रहस्य न छिपाते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। जब सिएरा ने अल्फा शब्द सुना तो वह लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई और ईदान की ओर देखने लगी। लड़के के बारे में उसकी राय दूसरी बार बदल गई है। आप मजाक तो नहीं कर रहे? सिएरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि उसने उसे सही ढंग से सुना है।
हाँ, ईदान ने कहा, और उसके काले बाल चमकीले लाल हो गए, और उनमें आग की चिंगारियां दिखाई देने लगी। ईदान की भूरी आंखों ने उसके बालों का रंग बदल दिया, वही गहरा लाल। अल्फा ऑफ फायर में परिवर्तन आसान था, और ईदान को एक मजबूत भावनात्मक विस्फोट का अनुभव नहीं हुआ। पिछली बार जब सिएरा ने उस पर दबाव डालने के लिए सोल फोर्स का इस्तेमाल किया था, तो उसने अपने परिवर्तन का उपयोग नहीं किया था, इस डर से कि इस रूप में उसकी भावनाएं और भी तीव्र हो जाएंगी। आखिरकार, हर बार जब उन्होंने ये रूप धारण किया, तो उनकी संवेदनशीलता तेजी से बढ़ गई। 10 सेकंड तक इस रूप में रहने के बाद उन्होंने परिवर्तन को उल्टने का फैसला किया। बेशक, सिएरा बेहद आश्चर्यचकित थी। सबसे पहले उसे अपने अनुमानों की पुष्टि मिली, और फिर उसने आग का वास्तविक जीवंत अल्फा देखा। सिएरा स्वयं पहले कभी जीवित अल्फा से नहीं मिली थी, उसने केवल उनके बारे में सुना था। और अब उसके सामने बैठा हुआ, हालांकि असली नहीं, फिर भी आग का एक अल्फा था। उसे केवल इस बात का पछतावा था कि वह अग्नि का अल्फाज था, अंधेरे का नहीं। तब उसे याद आया कि निरीक्षण के दौरान उसने प्रकाश तत्व को महसूस किया था, जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। क्या आपको प्रकाश तत्व से लगाव है? सिएरा ने अपनी जिज्ञासा छिपाते हुए पूछा। सिएरा के सवाल ने ईदान को आश्चर्यचकित कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके सामने एक डाक वाल्कीरी थी, जिसमें प्रकाश का विपरीत तत्व था, और उसने सुझाव दिया कि शायद यही वह चीज थी जिसने उसे प्रकाश के तत्व को महसूस करने की अनुमति दी थी। हाँ, मुझे प्रकाश तत्व से लगाव है, ईदान ने पुष्टि की। सिएरा ने जो सुना उससे आश्चर्यचकित होकर कहा, यह दिलचस्प है कि यद्यपि आपके पास आग के अल्फा की रक्तरेखा है, फिर भी आपके पास एक अन्य तत्व के प्रति आकर्षण है। फिर उसने अरेबेल की ओर रुख किया। आपके तत्व क्या है? बर्फ, पानी और अंधेरा, अरेबेल ने तुरंत उत्तर दिया। सिएरा को यह सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अरेबेल को अंधेरे के तत्व से लगाव था। सिएरा ने तुरंत अनुमान लगाया कि एराबेल ने संभवतः सोलफोस पर अपनी पकड़ से खुद को मुक्त करने के लिए अपने अंधेरे तत्व का उपयोग किया था। सिएरा की आत्मा कुछ हद तक उसके अंधेरे तत्व से व्याप्त थी, और इस तत्व का विरोध करने में सक्षम एकमात्र शक्ति प्रकाश या कोई अन्य अंधेरा तत्व था। आप दोनों अद्भुत हैं, सिएरा ने जोड़े की ओर देखते हुए प्रशंसापूर्वक कहा। फिर वह ईदान की ओर मुड़ी। आओ एक दूसरे को जाने, लड़के। ईदान फीन, मैं इंसान हूँ, अरेबेल का साथी। मेरे पास उसके जैसी ही क्षमता है, और मेरे पास अल्फा ऑफ फायर की रक्तधारा है। ईदान ने अपना परिचय दिया। ईदान, ठीक है, सिएरा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप उसके आधिकारिक साथी हैं? ईदान और अराबेल को तुरंत समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप पति पत्नी हैं, या सिर्फ साथी और दोस्त? सिएरा ने अपना प्रश्न स्पष्ट किया। वह मेरी मंगेतर है। वह मेरा मंगेतर है। ईदान और अरेबेल ने ये शब्द एक ही समय में कहे। फिर उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उन दोनों को समझ नहीं आया कि उन्होंने अचानक इस डाक वाल्कीरी को यह बताने का फैसला क्यों किया कि वे एक आधिकारिक जोड़े थे। जब ईदान ने डाक वाल्कीरी का सवाल सुना, तो उसे असहज महसूस हुआ, और उसने उसे यह बताने में जल्दबाजी की कि वह पहले से ही व्यस्त था। अरेबेल ने भी सिएरा के सवाल को पकड़ते हुए ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि ईदान उसका है। हालांकि वह अभी भी निश्चित नहीं थी कि वह कैसा महसूस कर रही है। वह ये सोचकर घबरा गई कि अगर उसने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया तो सिएरा ईदान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, जोड़े की शर्मिंदगी देखकर सिएरा जोर से हंसी। वह उनके व्यवहार से बता सकती थी कि उन्हें अभी तक अपनी भावनाओं का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ है। हालांकि उनके प्रश्न के उत्तरों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि वे एक दूसरे को स्वीकार करने की राह पर थे। सिएरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शांत हो जाए, मुझे इस उग्र आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसमें अंधकार का तत्व होता तो मैं उसे आपसे दूर ले जाने के बारे में सोचती। जो कुछ उन्होंने सुना उससे दंपति और अधिक भ्रमित हो गए। लेकिन मैं आपको, विशेष रूप से आपको, अराबेल को चेतावनी देना चाहूंगा। सिएरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अराबेल की ओर देखा। मुझे इस अभिशप्त जगह में पता चला कि मैं अकेली वाल्कीरी नहीं हूं। सिएरा के शब्दों ने उन पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। सिएरा ने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा, मेरे अलावा यहाँ कम से कम 2 अन्य वाल्किरीज हैं। उनमें से एक पहले शहर में रहता है और दूसरा दूसरे में। वे दोनों अभी तक उच्चतम दायरे तक नहीं पहुंचे हैं और उनके पास सर्वोच्च डायमंड रैंक है। अरेबेल को समझ नहीं आ रहा था कि सिएरा विशेष रूप से उसके लिए चेतावनी के बारे में क्यों बात कर रही थी। क्या अन्य वाल्किरीज उसके लिए खतरा पैदा करेंगे? जब तक उसने निम्नलिखित नहीं सुना, वह इसका पता नहीं लगा सकी।
जो पहले शहर में रहती है वह लाइट वाल्किरी है। जैसे ही उसे आपके साथी के अस्तित्व के बारे में पता चलेगा और उसके पास अग्नि के अल्फा की रक्तरेखा है और वह प्रकाश के तत्व के करीब है, वह निश्चित रूप से उसके लिए आएगी। सियरा अरेबेल के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। C79 2 और वाल्किरी सियरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अरेबेल की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखा। फिर उसकी नजर ईदान पर गई, जो भी चौंका, हालांकि अराबेल जितना नहीं। जल्द ही अरेबेल ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। सियरा की तरह वह परिवर्तन को पूर्ववत करते हुए अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आए। इस बार उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए भूत का मुखौटा नहीं लगाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी अभिव्यक्ति अब चौंकने वाली नहीं थी। इसका स्थान किसी भी भावना से रहित एक सामान्य अभिव्यक्ति ने ले लिया। उसने सियरा की ओर देखा, फिर ईदान की ओर देखा। ईदान उसकी नजर पाकर समझ नहीं पाए कि वह उस पल क्या सोच रही थी। उसके हाव भाव में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित चुप्पी उसे डराने लगी। उसका मूड बहुत जल्दी और अचानक बदल गया था। ईदान को अपनी निगाहों से चौंकाते हुए अरेबेल ने सियरा की ओर देखा और पूछा, वह कौन है? हालांकि उसकी आवाज शांत लग रही थी, सियरा को तुरंत इसमें कठोरता का एहसास हुआ। सियरा ने अरेबेल के सवाल का जवाब दिया, लुसिंडा लाइटियल एक डायमंड रैंक वाली लाइट वाल्किरी है। सियरा ने कहा, वह अभी तक उच्चतम दायरे तक नहीं पहुंची है। शायद इसलिए क्योंकि वह डायमंड रैंक के शिखर तक पहुंचने से पहले ही इस स्थान पर पहुंच गई थी। सियरा के शब्दों से अरेबेल को एहसास हुआ कि वह और ये लाइट वाल्किरी बहुत करीब नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जगह पर आने से पहले तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उससे तब मिला था जब मैं पहले शहर में था और हमारे बीच बहुत दिलचस्प बातचीत हुई थी। सियरा लाइट वाल्किरी से मुलाकात की अपनी यादें साझा करके खुश थी। उसे पहले शहर में बाहरी लोगों का छिपा हुआ नेता भी माना जा सकता है। वह किसी तरह स्टाफ हीरो को हेरफेर करने का एक तरीका खोजने में सक्षम थी। लाइट वाल्किरी के बारे में इस भाग ने अरेबेल को आश्चर्यचकित कर दिया। किसने सोचा होगा कि स्टाफ हीरो के पीछे पहले से ही कोई था और यह एक और वाल्किरी बन जाएगा। हमारी बातचीत के अंत में उसने मुझे अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे लाइट वंस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। सियरा अभी भी मुस्कुरा रही थी, जिससे अरेबेल घबरा गई। मेरे इनकार के बाद बेशक उसने डार्क ओन्स के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाई और खुद को ज्यादा महत्व दिया। क्योंकि वह बहुत लंबे समय से स्टाफ हीरो के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, उसे लगा कि वह सबसे मजबूत थी और उसने मुझे दबाने की कोशिश की। हालांकि अंत में मैंने उसे एक सबक सिखाया जिसे वह जल्द ही नहीं भूलेगी। जब उसने ये शब्द कहे तो सियरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे अराबेल के साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही थी कि वह अपनी छोटी सी चुलबुली बहन को सबक सिखाने में कामयाब रही। अरेबेल को यह भी एहसास हुआ कि सियरा की मुस्कुराहट का कारण ये था कि वह लाइट वाल्किरी से जुड़े उस आनंदमय क्षण को याद कर रही थी। अरेबेल ने सिर हिलाते हुए पूछा, दूसरे के बारे में क्या? सियरा ने कंधे उचकाए और उत्तर दिया, कौन जानता है। लाइट वाल्किरी के साथ असफल मुलाकात के बाद उसने किसी और के साथ संवाद करने की इच्छा खो दी। सियरा ने कहा, मैंने सुना है कि वह दूसरे शहर में रहती है। वह पहले शहर की तुलना में अधिक आरक्षित है और उसका वहां अपना खुद का व्यवसाय है। और उसने ये भी उल्लेख किया कि दूसरा वाल्किरी पानी से संबंधित प्रतीत होता है। वाटर वाल्किरी, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ईदान बुदबुदाया और फिर अरेबेल की ओर देखा, सोच रहा था कि क्या उसके साथ इस पर चर्चा करना उचित है। जब उन्हें हाल ही में ऐसी दो वाल्किरीज के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उनकी कल्पना उड़ान भर गई और उनके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। हालांकि अरेबेल ने हाल ही में जो अभिव्यक्ति दिखाई थी उसे याद करते हुए उसने अपना सिर हिलाया और विचार छोड़ने का फैसला किया। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनके सामने एक और वाल्किरी बैठा था। सिस्टम, क्या लिम्बो की चेतना हमें देख सकती है और पता लगा सकती है कि हाल ही में क्या हुआ था? ईदान ने पूछा, ये याद करते हुए कि कैसे उसने और अरेबेल ने सियरा के सामने परिवर्तन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, ये भूलकर कि लिम्बो की चेतना उनकी निगरानी कर सकती है। मिलिका ने उन्हें बताया कि उसने एक अवरोध बनाया है जो परिवर्तन के दौरान बाहरी लोगों को उन्हें देखने से रोकता है। इसलिए लिम्बो की चेतना अभी भी उनकी क्षमताओं से अनजान है। ईदान को चिंता थी कि लिम्बो उनकी बातचीत सुनकर लाइट वाल्किरी को ईदान के बारे में बता सकता है। और जैसा कि सियरा ने कहा, वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आएगी। ईदान समझ गया कि वे इस समय शिखर डायमंड रैंक के वाल्किरी के सामने खड़े नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मेजबान।
इस वाल्किरी ने आपके आगमन से पहले एक अवरोध पैदा कर दिया जो बाहरी लोगों को ये देखने से रोकता है कि इस स्थान पर क्या हो रहा है। सिस्टम ने ईदान के प्रश्न का उत्तर दिया। सिस्टम की बातें सुनकर ईदान ने राहत की सांस ली। उसे फिर से एहसास हुआ कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से अप्रिय परिणाम हो सकते हैं। कार्य करने से पहले उन्हें सिस्टम से जांच करनी थी कि क्या वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। एक मानसिक लिंक का उपयोग करते हुए ईदान ने अरेबेल के साथ साझा किया कि उसने सिस्टम से क्या सीखा था। ईदान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अरेबेल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्थिति की जांच किए बिना जल्दबाजी की और तुरंत सियरा से बात की। ठीक है, आप जा सकते हैं, सियरा ने जोड़े को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। उसने पहले ही अरेबेल के बारे में अपनी जिज्ञासा पूरी कर ली थी और ईदान के बारे में उसने अपेक्षा से अधिक जान लिया था। इसके अलावा उसने पहल भी की और जोड़े को अन्य 2 वाल्किरीज के बारे में चेतावनी दी जो उनके लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। सियरा को विश्वास हो गया कि यह जोड़ा वास्तव में दूसरी दुनिया से आया है और उनके पास अद्भुत क्षमताओं के साथ साथ एक कलाकृति भी है। वह घोस्ट मास्क की क्षमता से आश्चर्यचकित थी, भले ही उसने इसे जोड़े को नहीं दिखाया। जहां तक दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी की बात है तो सियरा ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सच कहूं तो उसे पहले परवाह होती, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि युगल और उसका समूह इस निषिद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे थे। क्या वे लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे? सियरा को कोई परवाह नहीं थी। इसके विपरीत वह इस स्थान पर रहकर खुश थी। मेजबान, दुर्भाग्य से डार्क वाल्किरी की रक्तरेखा का दोष उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है और अब उसका अपना तत्व उसे अंदर से बाहर तक खा रहा है। इस तथ्य के कारण कि वह लिम्बो में थी और सीमित थी, अवशोषण प्रक्रिया धीमी हो गई। सिस्टम के ये शब्द उनके लिए सचमुच सदमे की तरह थे। वे अविश्वास से शक्तिशाली वाल्किरी को देखते रहे जो उनके सामने बैठी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मर रही है। तब उन्हें सिस्टम ने जो कहा था उसका मतलब समझ में आया। उसका दोष नियंत्रण से बाहर था। वल्किरी अरेबेल की वंशावली का भी अपना दोष था। क्या इसका मतलब यह है कि वह नियंत्रण से बाहर हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? CSC दोष वह। क्या वह मर रही है? अरेबेल ने सिस्टम के बारे में सोचा। हाँ, मेजबान, सभी वाल्किरी वंशावली में अपनी खामियां हैं। आपके विपरीत, वे कम उम्र से ही अपनी खामियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और जब तक वे वयस्क होते हैं, वे पहले से ही सफलतापूर्वक उनका सामना कर रहे होते हैं। सिस्टम ने अरेबेल के सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। ये वल्किरी अपने दोष को भी नियंत्रित करने में सक्षम रही होगी, अन्यथा वह पौराणिक पद तक नहीं पहुंच पाती। संभवतः उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिससे उसे नुकसान हुआ और यह उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। ये सिस्टम की धारणा थी। इसकी वजह से उसका अंधकार का तत्व धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से उसकी जीवन शक्ति का उपभोग कर रहा है। मेरा क्या? अरेबेल ने पूछा और ईदान ने भी ध्यान देते हुए उसके संबंध में सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनना शुरू कर दिया। मेजबान का जन्म वाल्किरी के रूप में नहीं हुआ था। आपको सुप्रीम अल्केमिस्ट सिस्टम द्वारा तैयार रक्तरेखा परिवर्तन औषधि की बदौलत रक्तरेखा प्राप्त हुई। आपको वल्किरी वंशावली में कोई खामी नहीं दिखानी चाहिए थी। हालांकि इस तथ्य के कारण कि आपने रक्तरेखा परिवर्तन औषधि का उपयोग करके आरोहण परीक्षण पास कर लिया है, आपके पास अपने दोष को दबाने और नियंत्रण करने का समय नहीं था। इसके अलावा सिस्टम ने हस्तक्षेप किया और वाल्किरी ब्लडलाइन को दूसरे अतिरिक्त के रूप में एकीकृत करके आपको अपनी मूल ब्लडलाइन खोने से रोका, जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी। दोष ठीक से ठीक नहीं किया गया था। यह आपकी भावनाओं पर बर्फ के तत्व के प्रभाव के रूप में आप में प्रकट होता है। जैसा कि अरेबेल को संदेह था, औषधि लेने के बाद ये सभी दुष्प्रभाव इसके दोष से संबंधित थे। भावनाओं का सुस्त होना, दिल की धड़कन का धीमा होना और अन्य अभिव्यक्तियां सभी उसकी खामियों का परिणाम थीं। मेजबान को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। समय के साथ आप अपनी खामी को दबाने और उस पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाएंगे। आपने इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथी की उपस्थिति आपके दोष को दबा देती है और आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह वाल्किरी क्या सामना कर रहा है। अरेबेल और ईदान निश्चित नहीं थे कि सिस्टम उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है या नहीं। मुझे क्या अल्फाज में भी कोई कमी है? ईदान ने पूछा। नहीं, मेजबान, वाल्किरीज के विपरीत, जिसके तत्वों का मजबूत प्रभाव खतरनाक हो सकता है यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए और मृत्यु की ओर ले जाए, अल्फाज की एक अलग कहानी है। अल्फाज मन और तत्वों से निर्मित होते हैं।
और उनके तत्व का भावनाओं से गहरा संबंध होता है। भावनाएं जितनी प्रबल होती हैं, वे उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। यदि अल्फाज खुद पर नियंत्रण खो देते हैं, तो वे वाल्किरीज की तरह नहीं मरेंगे, बल्कि इसके विपरीत वे मजबूत हो जाएंगे। हालांकि इससे दूसरों को खतरा हो सकता है। इसलिए सिस्टम आपकी भावनाओं को नियंत्रण में रखने और ऐसी स्थितियों से बचने की दृढ़ता से अनुशंसा करता है। अन्यथा आप अपने साथी और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह अभी भी एक दोष है, ईदान ने हल्की झुंझलाहट के साथ सोचा। बात सिर्फ इतनी है कि नतीजा अलग था। यदि वाल्किरी स्वयं मर गया, तो अल्फा दूसरों के लिए खतरा बन गया। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, वे उतने ही भ्रमित होते जाते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसा ही होना चाहिए था या आरोहण परीक्षण के दौरान कुछ गलत हो गया था। और यदि हाँ, तो सिस्टम उन्हें ऐसा रास्ता क्यों सुझाएगा? आखिरकार वह वही थी जिसने आरोहण परीक्षण लेने और एक ही समय में अपना रक्तवंश बदलने का सुझाव दिया था। या क्या वे दोनों स्थिति को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बना रहे हैं? आखिरकार कुछ भी अपूरणीय नहीं हुआ। उन्हें बस अपने नए स्वरूप को स्वीकार करने और इसकी आदत डालने की जरूरत है। ये सारा जागरण, व्यवस्था, दूसरी दुनिया और रक्तधारा परिवर्तन थोड़े ही समय में घटित हुआ। वे पहले से ही लगभग 18 वर्षों तक जीवित रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ 2 महीनों में ही उनके सामने आ गया। सिस्टम के अनुसार वाल्किरी रक्तरेखा की खराबी कोई गंभीर समस्या नहीं है, और वाल्किरी स्वयं सफलतापूर्वक इसका सामना कर रहे हैं। हालांकि इस बार वे वाल्किरी से मिलने के लिए काफी भाग्यशाली थे, जिनके पास शायद एक अनोखा मामला था। किसी घटना के कारण उन्होंने अपनी गलती पर नियंत्रण खो दिया था। जोड़े ने बिना आवाज किए एक दूसरे से बात की। सिएरा, जो उन्हें देख रही थी, उनकी लंबी चुप्पी से हैरान थी जब उसने उन्हें सूचित किया कि वे जा सकते हैं। उसने तुरंत उनके व्यवहार में अजीबता देखी। हालांकि उन्होंने जोर से एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके विचार एक दूसरे में प्रवाहित हो रहे हैं। सिएरा को आत्मा बल में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, और वह उत्सुक थी कि वे इस तरह से संवाद करने में कैसे कामयाब रहे। ठीक है, हम समझ गए। तो आपने हमें ये क्यों बताया कि डार्क वाल्किरी मर रही थी? क्या आपके पास उसे बचाने का कोई तरीका है? कुछ चर्चा के बाद आखिरकार ईदान ने पूछा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके सिस्टम ने, जो आम तौर पर केवल आवश्यक होने पर ही हस्तक्षेप करता था, अचानक इस वाल्किरी का रहस्य उनके सामने क्यों प्रकट किया जब उसने उन्हें छोड़ने के लिए आमंत्रित किया। अरेबेल भी उत्सुक था। वह समझना चाहती थी कि सिस्टम ने ये जानकारी उनके साथ साझा करने का निर्णय क्यों लिया। आखिरकार उसके पास ऐसे कदम के लिए कोई कारण तो होगा ही। हाँ और ना, अपनी वर्तमान स्थिति में सिस्टम इस वाल्किरी को नहीं बचा सकता। हालांकि आप व्यापार फंक्शन के उत्पादों का उपयोग करके परिणामों से उबरने और उसके जीवन को लंबा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। जब आप भविष्य में काफी मजबूत हो जाएंगे, तो आप उसकी मदद कर पाएंगे और उसकी जान बचा पाएंगे। ये सिस्टम केवल अपने मेजबानों को ऐसी जानकारी प्रदान करता है। आप जो चुनाव करते हैं वह आपको चुनना है। तो ये बात है, ईदान और अरेबेल ने सिस्टम के संकेत को तुरंत महसूस करते हुए सोचा। यह ऐसा था मानो वह उन्हें बता रही हो कि उनके पास डार्क वाल्किरी की मदद करने का एक तरीका है, और वास्तव में वे इस अवसर का लाभ कैसे उठाते हैं यह उन पर निर्भर है। वे दया दिखा सकते हैं और निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर सकते हैं, या इस अवसर का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और वाल्किरी के साथ एक सौदा कर सकते हैं। ये सब डार्क वाल्किरी पर निर्भर करता है। वह कितना जीना चाहती है, या पहले से ही अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी है और कुछ भी बदलने नहीं जा रही है। विशेष रूप से चूंकि उनके पास एक कार्य था जिसके लिए उन्हें डार्क वाल्किरी के रक्त का सार प्राप्त करना आवश्यक था। सुश्री सिएरा, एक छोटी सी डील कैसी रहेगी? जब वह और ईदान इस बात पर सहमत हुए कि सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, तो अरेबेल ने पूछा।